जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ दुनिया ट्रेड वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल शॉक्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भारत को लेकर दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोमोरा और मॉर्गन स्टैनली लगातार बुलिश होते जा रहे हैं। नोमोरा ने मार्च 2027 के लिए अपना निफ्टी टारगेट बढ़ाकर 25,900 कर दिया और कहा है कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट को आगे ले जा सकते हैं। मार्च क्वार्टर में 256 कंपनीज के एग्रीगेट प्रॉफिट 18% जो है वो बढ़े और एस्टिमेट्स को 12% से बीट किया। मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अगले एक साल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। ब्रोकरेज का मानना है कि जो अर्निंग्स है, अप साइकिल, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इनफ्लोज, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एआई अपॉर्चुनिटीज और जो पॉलिसी सपोर्ट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और इसी बीच में भारत की सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट इनकम और जो कैपिटल गेन्स है उसको लेकर टैक्स फ्री कर दिया है, ताकि ज्यादा ग्लोबल कैपिटल जो है वो इंडिया के डेट मार्केट में आ सके। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया का पैसा भारत की तरफ मुड़ रहा है? क्या भारत के जो नए बुल्स को रन करने के लिए शुरुआती फेज में आकर खड़े हैं? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में वो ग्रोथ नजर आ रही है जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में दिखाई दे रही है? क्या और हम ये देख रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स, अर्निंग ग्रोथ और फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज मिलकर भारत को दुनिया का अगला इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बना सकते हैं? या फिर क्या मार्केट की ये ऑप्टिमिज्म के पीछे कुछ ऐसे रिस्क भी छुपे हैं जो अभी हमें नजर नहीं आ रहे? तो इस सबको आज समझेंगे आज की चर्चा में। और मेरे साथ चर्चा में एक बार फिर से मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, नोमोरा और मॉर्गन स्टैनली दोनों एक साथ इंडिया पर बुलिश क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो है कि फ्राइडे को अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ब्लडबाथ हुआ था। उसके साथ ही ग्लोबली एक तरह से सेल ऑफ आया था। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है मॉर्गन स्टैनली को लग रहा है कि भारत का मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल भी है। इस साल कंटिन्यूसली एफआईआईज ने सेलिंग किया है 2.25 लाख करोड़ इन द ईयर 2026। अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने 2.25 लाख करोड़ का सेलिंग किया है। पिछले साल ये सेलिंग था अराउंड 1.6 लाख करोड़। तो एक सस्टेन सेलिंग आ रहा है जब से नरेंद्र मोदी की ये गवर्नमेंट आई है, क्योंकि हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि फॉरेन कैपिटल आए या नहीं आए, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर संभाल लेंगे। और जैसे ही उन्होंने बोला है, सडनली उन्होंने सेलिंग चालू कर दी। पर अब देखिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया April 1 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। वहां जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर फॉरेन एफआईआईज और एफपीआईज इंडियन बॉन्ड मार्केट में अगर पैसा डालते हैं, तो पहले 20% टैक्स विथहोल्ड कर दिया जाता था अमाउंट के ऊपर, और 12.5% कैपिटल गेन्स लगता था। वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है, वहां पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बहुत कम है, 2 से 3% होनी चाहिए। इस मूव के कारण 25 से 30 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉन्ड मार्केट एक तरह से अनकम्पिटिटिव हो चुका था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये सिर्फ जो बॉन्ड मार्केट में रियायत दी है, ये सिर्फ विदेशी इन्वेस्टर्स को दी है, भारतीय इन्वेस्टर्स को नहीं दी है। हमारे ऊपर आज भी टैक्स डाल के रखा है। पर देखिए, कुछ ना कुछ सरकार एक तरह से सुधर रही है, उसको समझ में आ रहा है कि फॉरेन कैपिटल की भी जरूरत है। तो इंडिया compete कर रहा है फॉरेन कैपिटल के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब हुआ 96.87 पहुंच गया था रुपी, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज करना चालू किया। प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया था कि हमें एक तरह से इकोनॉमिक को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें गोल्ड इंपोर्ट्स को उन्होंने बोला था कि जनरल पब्लिक को बोला है कि आप गोल्ड मत खरीदिए। अंबर जी, ये एक डेटा आया है कि 70% गोल्ड सेल्स जो है वो एक तरह से कम हो चुकी है इंडियन मार्केट में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गोल्ड न परचेज करने का आह्वान दिया था, उसके बाद ये चीज आ रही है।
और अब आप देखिए कि जो मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा है वो भारत के ऊपर बुलिश हो रहे हैं। अब टारगेट आया है 25,900 का, और अभी जो फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुआ वो उसमें अराउंड 23,000 कुछ हुआ था। तो मोटा मोटी 15 से 16% आपको रिटर्न नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है इकोनॉमी के ऊपर जो सबसे बड़ा रिस्क है ये इजराइल और ईरान वॉर के ऊपर जो है, जिसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम अभी बढ़ रहे हैं। देखिए आज भी देखिए गवर्नमेंट ने गैस के दाम 29 रुपीज बढ़ा दिया था डोमेस्टिक सिलेंडर से। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये सब रिस्क ऑलरेडी इस रिपोर्ट में बताया जा चुका है, और उन्होंने ये भी बोला है कि भारत ने ये सब चीजें जो है डिस्काउंट कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो बोल रहे हैं कि भारत के अंदर स्टेबल कैपिटल इनफ्लोज आ सकता है। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि जो कोरियन, साउथ कोरियन और ताइवानीज मार्केट इस साल बढ़े हैं, वो वो 100 to 200% बढ़े हैं। पर उसमें क्या हुआ है, वहां पर जो सरकार है वो स्पेक्यूलेटिव बोरोड कैपिटल पर एक तरह से उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वहां के सिटीजन को कि अगर आपके पास कैपिटल है 1 लाख का, आप 2 लाख का बोरोड कैपिटल लेके आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। जबकि हमारी जो मार्केट है वो रेगुलेटेड है, उसके अंदर रिस्क एनालिसिस किया जाता है, और भारत सरकार जो भारत की सेबी है वो उसके अंदर चेंजेस करती रहती है। तो भारतीय मार्केट एक तरह से कंपैरेटिवली सेफ मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि ताइवान की जो कंपनी है TSMC, उसका इंडेक्स में वेटेज है 42%। मतलब आप समझ लीजिए अगर एक कंपनी की वैल्यूएशन गिरती है तो ताइवानी की इकोनॉमी के अंदर जो उसका जो स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगा। वैसे ही साउथ कोरिया के अंदर आप देखिए कि सैमसंग और हाइंस की जो होल्डिंग परसेंटेज है वो 47% है। दो कंपनी के जी 47% वेटेज है। तो इसी हम्म के कारण अभी क्या हुआ है कि स्पेक्यूलेटिव कैपिटल जो है वो इन मार्केट को चेंज कर रहा है। वैल्यूएशंस एक तरह से अट्रैक्टिव हो चुकी है, और जी इसके लिए वो उधर जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ओके आप देखिए कि एआई रेस अभी ऑन है, जिसमें जो स्पेसएक्स का जो है वैल्यूएशन आ रहा है। आप वो दर्शकों को दिखा सकते हैं कि जो स्पेसएक्स है वो 75 बिलियन का आईपीओ लेके आ रहा है, और उसको वैल्यूएशन चाहिए 1.77 ट्रिलियन। सबसे बड़ी बात है कि स्पेसएक्स लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट ईयर उसने 4.9 बिलियन डॉलर्स का लॉस किया है। इट इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो ट्रिलियन प्लस डॉलर की वैल्यूएशन चाह रही है। आप सबसे सोचिए स्पेसएक्स करता क्या है, वो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रॉकेट लॉन्च करता है, उसका जो मॉडल है ग्रॉक वो सब ये काम करता है। और उसके अलावा ओपन एआई और एंथ्रोपिक ये भी एक तरह से पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हैं, एंड दे आर आल्सो सीकिंग अराउंड $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन। सबसे बड़ा जी प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये कंपनीज वैल्यूएट जब पब्लिक इश्यू लेके आती है, भारत के मार्केट में एक रिस्क हो सकता है। देयर आर चांसेस दैट जो एफआईआईस है वो ऑलरेडी या तो निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। पर ये लास्ट लेग मुझे लग रहा है, ये जो पेन का है वो लास्ट लेग लग रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है। बहुत ज्यादा डरा चुके हैं लोगों जी इंडियन जी इन्वेस्टर्स को। अब बिल्कुल एक तरह बिल्कुल से अब ये एक तरह से मॉर्गन स्टैनली ने पहले एक तरह से बताया था कि इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव है। अब नोमुरा ने भी बोलना चालू कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने फंडामेंटल्स देखे इंडियन इकोनॉमी के। हम आज जी भी 7.7% और 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ चल रहे हैं, और हम्म भारत का मार्केट स्ट्रक्चरल मार्केट है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी $30 बिलियन का एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी एयरट्रक ने बोला था कि वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर का स्टोरी है, एआई का स्टोरी है, और यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है। इसी के कारण उनको लग रहा है कि भारत के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके लिए उन्होंने एक तरह से सेक्टर्स भी लिस्ट किया है जिसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे डेटा सेंटर्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो। इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने एक तरह से बताया गया है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में जो सरकार ने लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स जो है लिमिट पहले जो 6.75 लाख थी उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया, उससे भी जी फर्क पड़ा है। और
एक और एक चीज देखिए कि उन्होंने जीएसटी को भी स्क्रैप, जीएसटी के अंदर 2 रेट जो है वो स्क्रैप कर दिया है। उसके कारण भी आप देखिए कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है, उसके बावजूद जो जीएसटी कलेक्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जी एक एक तरह से बहुत बड़ा रिफॉर्म्स सरकार ने किया है, जिसका इफेक्ट अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को टेक एग्जेम्पशन दी है, उससे काफी कुछ यहाँ पर जो बॉन्ड मार्केट है उसको मजबूती मिलने का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन उमेश जी, क्या जो फॉरेन कैपिटल है उसका अगला बड़ा डेस्टिनेशन जो है वो चाइना नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है? देखिए भारत के अंदर एक तरह से आप ये देखिए कि कितने जो कंट्रीज है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आ रही है, उससे पहले चिली के साथ हम चिली, म्यांमार के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ऊपर से अभी यूके की फॉरेन सेक्रेटरी आई है, वो भारत के साथ बात करने वाली है। आगे कुछ दिन पहले पुतिन ने भारत को ऑफर दे दिया था कि सुकोई 57 हम देने को तैयार है। और आप ये देखिए कि मार्को रूबियो जो है वो भी बोल रहे हैं कि वो भारत को एनर्जी सप्लाईज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा डेटा आपको बताता हूँ, यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस ओवरटेकिंग कतर। तो यूएस का जो ये गल्फ वॉर जो कराना था वो उसने कर दिया है। उसने जो गल्फ के अंदर जो उनकी ऑयल एंड गैस सप्लाईज है उसको उन्होंने ठप कर दिया है, और वो आज अपना क्रूड ऑयल और अपना गैस हर जगह बेचता जा रहा है। और भारत का जो मार्केट है 10%, हम एक सोचिए वर्ल्ड का 10% हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, 10%, 5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो सब लोग भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज भारत के अंदर है, और उसके क्रूड की रिफाइनिंग सिर्फ भारत में हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है। वहां पर भी भारत को सस्ता तेल मिलने वाला है। देखिए ये सब चीज बताई नहीं जाती है, बट आप देखिए जिस क्वांटम में जो रेट्स बढ़े हैं हमारे पड़ोसी देशों में और भारत के अंदर बहुत ही नगण्य है। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो आप सोचिए 450-500 रुपया लीटर होगा वहां पर पेट्रोल के दाम। भारत में आज भी चेन्नई में अराउंड 107-108 रुपया है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है अमर जी, इससे भी हमको समझ में आता है कि भारत के पास वो जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है, और ये एक तरह से भारत के लिए प्लस पॉइंट है। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं। तो ये एक तरह से आप देखिए हमारी एक स्ट्रेंथ है, जिसके ऊपर अब मोदी सरकार ने एक तरह से। लेकिन उमेश जी, इससे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और ऊपर इसी तरह से जाते रहे और जो वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है वो भी बढ़ी और वो एज इट इज रहती है, तो क्या जो बुलिश प्रोजेक्शन है वो खतरे में पड़ सकता है? देखिए मैंने हमेशा बोला है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, ताकि क्रूड के दाम $95 to $100 रहे। जैसे आप जब फरवरी में ही बोल दिया था मैंने कि यूक्रेन क्राइसिस इसके लिए पैदा किया ताकि क्रूड के प्राइसेस तो 35 थे, वो 65-70 पहुंच सके। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए इन्होंने पैदा किया है ताकि ये $100 पहुंच सके, और ये अचीव हो चुका है। अब क्या है कि ईरान को क्या बोला जा रहा है कि आप जो है कुवैत के अंदर जो रिफाइनरीज है आप उनको टारगेट करो। पहले उन्होंने टारगेट किया कतर को, फिर टारगेट किया उन्होंने यूएई को, अब वो कुवैत को कर रहे हैं। मतलब गल्फ के अंदर जितनी भी रिफाइनरीज है जो तेल को एक्सट्रैक्ट करती है उसको वो टारगेट करके वहां की क्रूड सप्लाईज बंद करा रहा है। अमेरिका अपना क्रूड ऑयल बेच रहा है। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस मार्केट, आप समझ लीजिए। ये नाकाबंदी भी इसके लिए किया है। ईरान जो है अपना तेल आराम से बेच रहा है, वो पाकिस्तान के द्वारा सीपेक के द्वारा चाइना को पूरा तेल दे रहा है। और ईरान को भी जो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं कि आप जो है कुवैत के ऊपर टारगेट करो, आप कतर के ऊपर टारगेट करो, यूएई के ऊपर टारगेट करो, ताकि उनकी ऑयल प्रोडक्शन जो है एक तरह से कम हो जाए, और यूएस जो है वो अपना तेल एक तरह से मार्केट में ऑफर कर दे। अब इनको नॉर्मल आने में 2-3-4-5 साल लग देंगे, तब तक अमेरिका जो है अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से उसकी भी लागत कम होगी,
और वो ग्लोबल ऑयल मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द ईरान और इजराइल वॉर। ये खत्म होने वाला नहीं है, इसको एक तरह से ऐसा इंजीनियर करके रखा जाएगा कि गल्फ स्टेट्स को ब्लीड किया जाएगा, जो अमेरिकन एलाइज है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो गल्फ स्टेट्स है, ये पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट से बाहर जा रहे थे। जैसे आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया, फिर बाद में यूएई, तो इनको मजा छकाने के लिए इन अमेरिका ने ये वॉर चालू करवाया है और इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को खत्म किया जाएगा। और भारत और साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को बोला जाएगा कि वह आप जो है अपना ऑयल और गैस आप वेस्ट से लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि हम किससे ले रहे हैं? हम अर्जेंटीना से ले रहे हैं। हम बाद में अर्जेंटीना इज एन अमेरिकन अलाई, वेनेजुएला इज एन अमेरिकन अलाई। अमेरिका से हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा दिस आर द पार्ट ऑफ द एंग्लोस्फीयर। गल्फ की ऑयल सप्लाई खत्म कर दी है और अपना तेल ये बेच रहे हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इजराइल ईरान वॉर। और ये बंद होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा ताकि वहां की कंट्रीज को एक टोटली इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि उनके जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है ऑयल एंड गैस। अब सोचिए, जो क्रूड ऑयल सऊदी जो एक्सट्रैक्ट करता है उसको $8 पड़ता है, वो कितने में बेचता है? 9500। इतना बड़ा प्रॉफिट वो मेक करता है। तो अमेरिका को लगता है कि सबकी ऑयल एंड गैस बंद करा दो और हम सिर्फ हमारा बेचेंगे। दिस इज द वे अमेरिका इज प्रिवेंटिंग डी डॉलराइजेशन। मैं हमेशा बोलता था कि अमेरिका के जो 800 मिलिट्री बेसेस है वो शोपीसेस के लिए नहीं है, दीज आर लीवर्स ऑफ पावर। और अमेरिका जो दिखाता है वो वैसा नहीं होता है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन द वॉर जो स्टार्ट किया था। और भारत ने अभी अपनी जो सप्लाई है वो रिकैलिब्रेट कर ली है। आज हम 38% अपना जो ऑयल है वो हम रशिया से ले रहे हैं, उसके बाद वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, वेनेजुएला से भी हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है। अब ये भारत अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम डिस्क्लोज करते हैं ईयू के पेट में दर्द हो जाता है, यूक्रेन चालू कर हो जाता है बकवास करने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि बेल्जियम है, फिर जर्मनी है, ये सब भी चालू हो जाते हैं कि इंडिया इज फंडिंग वॉर, ये सब रशियन वॉर, ये सब चालू हो जाता है। तो इंडिया डज नॉट वांट टू गेट इनटू दिस ग्लोबल जो बोलते हैं अटेंशन। और एक तरह से हमने एक तरह से जो प्रोजेक्शन किया है, भारत सरकार ने खुद ही प्रोजेक्शन किया है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है इतना ज्यादा। पर आप देखिए फिगर्स क्या बता रहे हैं, 7.8% ग्रोथ, और वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट भारत का है। तो मेरा ये मानना है कि भारत का मार्केट देर सवेर रिकवर होगा, क्योंकि अगर हम लोगों की आंखों में आ जाते हैं तो वो भारत से ईर्ष्या करना चालू कर देते हैं और भारत के ऊपर एक तरह से दबाव बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट निकालते हैं, प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट निकालते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में वो रिपोर्ट निकालते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट्स है उसको फंड करना चालू कर देते हैं। फ्रांस 24 की रिपोर्टर्स आके वो कवर करती है, रॉयटर्स कवर करता है, ब्लूमबर्ग जो है फेक रिपोर्ट डालता है कि भारत ने अपना सोना बेच दिया। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलता है। तो भारत, तो मेरा ये मानना है देर सवेर जो है वो जो इन्वेस्टर्स है उनको समझ में आ जाएगा कि भारत का मार्केट वेल रेगुलेटेड है, स्लो जरूर है पर आपको एक तरह से ट्रैप नहीं करेगा, आपको ग्रोथ देके जाएगा। इसके लिए जब मार्को रूबियो आए थे, कम से कम 20 एनर्जी कंपनीज, न्यूक्लियर एनर्जी कंपनीज उनके साथ आई थी। उनको भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट चाहिए था, विच इज वैल्यूड अराउंड 280 to 300 बिलियन डॉलर्स। ये तो एक सेक्टर है। उसके बाद स्पेस कॉर्पोरेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एनर्जी और डिफेंस, इन सब के ऊपर भी बातचीत हो रही है, डेटा सेंटर्स। तो ये चीज बताता है कि आप समझ लीजिए भारत इज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और कल जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो $30 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रही है उसको बैक कौन कर रहा है? ब्लैकस्टोन और कैनेडियन पेंशन फंड्स। ये दोनों एक तरह से डीप स्टेट की कंपनियां हैं। बस बिल्कुल बता रहा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की कहानी नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस, कैपिटल और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की कहानी होती है। और जब नोमोरा निफ्टी के टारगेट्स पर बढ़ाता है, मॉर्गन स्टैनली इंडिया को स्ट्रॉन्ग ईयर के लिए पोजीशन करता है और सरकार फॉरेन कैपिटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स बैरियर्स हटा देती है, तो ये अलग अलग इवेंट्स लगते हैं।
मतलब वैसे सुनने में लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अलग अलग इवेंट्स नहीं, ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर यहाँ नजर आती है जहां भारत अपने आप को सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल कैपिटल के प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क भी आते हैं। ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन और फॉरेन कैपिटल की वॉलेटिलिटी अभी भी बड़े चैलेंजेस जो है वो अभी बने हुए हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि निफ्टी 25,900 तक पहुंचता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत अगले 5 सालों में दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्टोरी बनने जा रहा है। और अगर ग्लोबल ब्रोकरेजेस जो हैं उनकी जो बात सही निकलती है, तो हो सकता है कि आज जो नंबर्स हमें एम्बिशियस लग रहे हैं, कल वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट माइलस्टोन भी बन सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मार्केट सिर्फ फ्यूचर को प्राइस नहीं करता है, बल्कि मार्केट फ्यूचर की जो डायरेक्शन है वो भी बता देता है। तो उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।